नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उत्तर प्रदेश से लगातार धर्मांतरण को लेकर खबरें आ रही हैं और ये भी पता चल रहा है कि धर्मांतरण गैंग के तार कहां तक फैले हैं। यूपी में अवैध रूप से हिंदुओं का मतांतरण कराने वाले उमर गौतम के गिरोह का तार धनबाद से जुड़ा है। मूल रूप से धनबाद के रहने वाले कौसर आलम को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। आलम के साथ ही 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने अधिक जानकारी के लिए धनबाद पुलिस से संपर्क साधा है। कहा जा रहा है कि कौसर बीज का कारोबार करता है। वो लोयाबाद का रहने वाला बताया जाता है। गहरी साजिश के तहत 1000 से अधिक हिंदुओं का मतांतरण कराने वाले उमर गौतम और उसके साथियों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की जांच में ये बात साबित हुई है। एटीएस ने मुख्य आरोपी उमर गौतम के 3 सक्रिय साथियों को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि शुक्रवार देर रात नागपुर से रामेश्वर कांवरे उर्फ एडम कौसर आलम और भूप्रिय बंदो उर्फ डॉक्टर अरसलान को गिरफ्तार किया गया है। एडम की पत्नी इजिप्ट की नागरिक माई हसन अली हैं। एडम का नेटवर्क इजिप्ट से लेकर मध्य एशिया और कई मुस्लिम बाहुल्य देशों में फैला था और वो लंबे समय से उमर गौतम के सीधे संपर्क में था। एडम ही महाराष्ट्र में मतांतरण के नेटवर्क की कमान संभाल रहा था। एटीएस मामले में इससे पूर्व उमर गौतम समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एडीजी के अनुसार एडम नागपुर के गणेश पेट का निवासी है। धनबाद के लोयाबाद का मूल रूप से रहने वाला कौसर आलम नागपुर और अन्य राज्यों में बीज का कारोबार करता है। कौसर के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए यूपी एटीएस ने धनबाद पुलिस से संपर्क साधा। हालांकि इस बाबत धनबाद पुलिस कुछ भी बोलने से इंकार कर रही है। डॉक्टर अरसलान मूल रूप से चमोसी गढ़चिरौली महाराष्ट्र का निवासी है। कई सालों से हिजामा थेरेपी से जुड़ा है। अरसलान उमर और उसके महाराष्ट्र नेटवर्क के लिए फंडिंग का काम संभालता है। आईजी एटीएस जीके गोस्वामी का कहना है कि जांच में सामने आया है कि उमर गौतम के महाराष्ट्र नेटवर्क से कौसर, डॉक्टर अरसलान, पूर्व में गाजियाबाद में पकड़ा गया विजय वर्गीय, डॉक्टर फराज और अन्य लोग जुड़े थे और इन सभी का सीधा संपर्क एडम से था। स्नातक एडम मतांतरण के लिए लोगों को उकसाने का काम इंटरनेट मीडिया के जरिए भी करता था। वो इंटरनेट मीडिया के कई ग्रुप में सक्रिय था और उनके जरिए इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा था। महाराष्ट्र में मतांतरण का नेटवर्क संचालित करने में सबसे खास भूमिका एडम की रही है। कौसर और उमर के भी काफी पुराने रिश्ते हैं और कौसर अपने व्यापार के नाम पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। कौसर वर्ष 2018 से एडम और अरसलान के साथ दिल्ली और एनसीआर में होने वाले उमर गौतम के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होता रहा है। उमर गौतम मतांतरण कराने वाले लोगों का एक सालाना जलसा आयोजित कराता था। नागपुर से पकड़े गए तीनों आरोपितों को यहां कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस रिमांड पर लिए जाने की भी तैयारी है। तीनों के अन्य साथियों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। एटीएस ने 20 जून को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों तक फैले मतांतरण के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद गिरोह से जुड़े अन्य लोग बेनकाब हो रहे हैं। संगठित रूप से मूक बधिर बच्चों, महिलाओं और कमजोर आय वर्ग के लोगों को डरा धमकाकर अथवा प्रलोभन देकर उनके भीतर अपने धर्म के प्रति नफरत के बीज बोकर उनका मतांतरण कराने के इस मामले में सबसे पहले मुख्य आरोपी दिल्ली निवासी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी की गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ, एटीएस ने करीब 2 सालों में 1000 लोगों का मतांतरण कराए जाने का ब्यौरा जुटाने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और आंध्र प्रदेश तक में मतांतरण कराए जाने के साक्ष्य मिले थे। कई युवतियों का मतांतरण कराकर उनकी शादी मुस्लिम युवकों से कराए जाने के मामले भी सामने आए थे। एटीएस के लखनऊ स्थित थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, धार्मिक उन्माद भड़काने, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने का कार्य, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी मुकदमे के तहत एटीएस ने उमर के सक्रिय साथी हरियाणा निवासी मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, महाराष्ट्र के निवासी इरफान शेख और दिल्ली निवासी राहुल भोला को गिरफ्तार किया था। अब 3 और आरोपी दबोचे गए हैं। एटीएस मतांतरण मामले में उमर गौतम को आईएसआई के जरिए फंडिंग की जांच भी कर रही है। उमर और उसके साथियों को हवाला कारोबार के जरिए और अन्य माध्यमों से फंडिंग का खेल भी सामने आ चुका है। डॉक्टर अरसलान महाराष्ट्र में फंडिंग करा रहा था। एटीएस अब उससे फंडिंग के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी।
यूपी में जबरन धर्मांतरण का चीनी कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक हिंदू समुदाय की लड़कियों का निकाह कराने से लेकर मूक बधिरों तक का धर्म परिवर्तन कराने में हुई विदेशी फंडिंग का खुलासा हो चुका है। इस मामले के तार धीरे धीरे पूरे देश से जुड़ने के बाद पाकिस्तान और चीन तक पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस दौरान प्रकाश कावरे उर्फ एडम नाम के शख्स का चाइनीज कनेक्शन सामने आया और जानकारी के मुताबिक कावरे ने चीन में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल किया था। प्रकाश कावरे ने इजिप्ट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि प्रकाश कावरे उर्फ एडम का एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होना और उसके आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होने का शक है। पहले धर्मांतरण फिर मतांतरण के एजेंडे पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा था, यानी शुरुआती दौर से ही इस्लाम कबूल कराने से होती थी, फिर उसका व्यापक प्रचार तो करना, लेकिन सरकारी गैजेट में नाम का नहीं बदलवाना भी इनके एजेंडा का अहम हिस्सा होता है। सरकारी दस्तावेजों में इस्लाम धर्म नहीं दिखाया जाता है, यानी ऐसे लोग देश में किसी बड़ी शख्सियत से मिले तो हिंदू नाम से ही मिले ताकि बिना शक के ये अपने काम को अंजाम दे सके। यानी आरोपी पुराने नाम को अपने कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा आरोपी कौसर आलम भी धर्मांतरण जिहाद की अहम कड़ी है। कौसर आलम का साउथ इंडिया नेटवर्क काफी मजबूत है। कौसर दक्षिण भारत के लोगों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था और फिर उन लोगों को उमर गौतम के पास ब्रेन वॉश के लिए भेजता था। वहीं फराज एडम का दोस्त है जो महाराष्ट्र के नागपुर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। जब एक टीवी साक्षात्कार में योगी जी से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इसके साथ ही ये भी पूछा गया कि आखिर हर चुनाव से पहले ही बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा क्यों उठाती है, इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून चुनाव से काफी पहले ही बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का अगले विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनकी सरकार ने कभी इसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने बताया कि कानून का उपयोग हमेशा राष्ट्र और प्रदेश हित के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण गिरोह वाला मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गाजियाबाद के दासना स्थित शिव शक्ति धाम में छद्म हिंदू नाम के साथ अपराधियों के घुसने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कैसे उनके पास से सर्जिकल ब्लेड निकले थे। उन्होंने बताया कि मौलाना मोहम्मद उमर गौतम ने बाटला हाउस से देश भर में धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाया। उन्होंने इसकी पुष्टि की कि विदेश से फंडिंग लेकर धर्मांतरण कराया जा रहा था और ये भी कहा कि मूक बधिर बच्चों को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और इसके साथ उन्होंने बताया कि घर के अंदर घुसपैठ करके परिवार को धर्मांतरण कराना इन लोगों का काम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों को जिहादी बनाया जाता है जिनका इस्तेमाल धार्मिक स्थानों पर आस्था पर चोट करने और वीवीआईपी सुरक्षा की सेंध लगाने में किया जाता है। हमारे पास इसके पूरे प्रमाण हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का पूरा काम है, सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है। सरकार ने जबरन धर्मांतरण और इसके गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए अपने 500 से ज्यादा अधिकारियों की एक टीम लगा रखी है। धर्मांतरण गैंग को इस बात की गलतफहमी होगी कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण के जाल में फंसकर रह जाएगा और योगी जी इसके आगे झुक जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण योगी जी के लिए आपदा में अवसर जैसी बात होगी। हमारे देश का लेफ्ट लिबरल कबाल गैंग ये सोच रहा होगा कि सीएम योगी को घेरने के लिए यूपी चुनावों में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से योगी जी धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनावों में धर्मांतरण ही योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। कहते हैं कि जब किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो ऐसा करने वाला खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है और आने वाले वक्त में योगी जी के विपक्षियों का भी यही हश्र होने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।